हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आपके लिए जितने भी कक्षा 7 के बच्चे हैं जो ब्रिज कोर्स के माध्यम से आप लर्निंग आउटकम आपकी जारी किए गए हैं, तो आज की वीडियो में हम जो आपका दूसरा टॉपिक है ग्लोब और मानचित्र आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको आंसर बताए जाएंगे, जैसे ये है तो ये किस प्रकार से आया है, सभी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा और आपको मैं एक्सप्लेन ऐसे करके बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, बिल्कुल सिंपल वीडियो होने वाली है। आपको एक एक चीज़ क्या हो रही है वो सब कुछ बताने वाला हूँ, ताकि आपको क्लियरली ये क्वेश्चन समझ में आए। साथ ही साथ ये आपका जो आज का टॉपिक है ब्रिज कोर्स के माध्यम से क्लास 7 का जो हमारा सेकंड टॉपिक है। स्टूडेंट, अगर आपने फर्स्ट टॉपिक नहीं देखा है वीडियो तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो जैसा कि आज का टॉपिक ग्लोब और मानचित्र, तो हम ग्लोब क्या होता है, तो ग्लोब एक तरीके का आप देख सकते हैं इस प्रकार से होता है। यहाँ पर नाम लिखे रहते हैं। अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको सीधी बात हम बता रहा हूँ। मानचित्र क्या होता है, जिसमें हम चित्रों के द्वारा उनको दर्शाते हैं। ठीक है, अब जैसे आप देख लीजिए, ये दिया हुआ है विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। इसे पढ़ेंगे ना तो हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में प्रतिरूप होता है। अब आप जानते हैं कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, लेकिन ग्लोब क्या है, इतने में ही हम इसको, ये मान लीजिए ग्लोब ऐसे इतने में ही हम पूरी पृथ्वी को दर्शा देते हैं। तो ये कितनी बड़ी पृथ्वी को हम क्या लघु यानी छोटे रूप में दर्शा देते हैं। ग्लोब को आसानी से घुमाया जा सकता है। आपने ग्लोब देखा होगा, है ना। स्कूल में जब आप जाते हैं तो ग्लोब रखा ही रहता है पूरा, तो उसको हम घुमा भी देते हैं। 360 डिग्री घूमता है, आपने देखा हो, घुमाते हैं तो पूरा 360 डिग्री में घूम जाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों एवं महासागरों को उनके सही स्वरूप में दिखाया जाता है। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पर है तो प्रशांत महासागर है, तो ग्लोब में यहाँ पर प्रशांत महासागर दिखाया जाता है ना। तो ये अंटार्कटिका है, ये अटलांटिक है, तो यहाँ पर ये दिखाया जाता है। यहाँ पर क्या, ये आपकी जो रेखा आ रही है भूमध्य रेखा, यहाँ पर इंडिया है इसके, है ना, इस प्रकार से। तो ये कि बिल्कुल सही तरीके से वहाँ पर दर्शाया जाता है। तो ओके, अब चलिए इसके आगे देखते हैं कि पृथ्वी के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची एक काल्पनिक रेखा है। अब देखिए स्टूडेंट, क्या हो, देखिए ये देखिए, ये अपना ग्लोब है। ठीक है, ये अपना ग्लोब है। ये पश्चिम होता है और ये पूर्व होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व में खींची गई, तो ये क्या, ये खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ये जो खींची गई काल्पनिक रेखा है, ये जो जा रही हैं, ये क्या है, जो खींची यहाँ पर, ये जो दो भागों में बांटती है पूरे ग्लोब को। देखिए एक बार और समझा देते हैं आपको। जो पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई रेखा होती है, जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती है, ये क्या होती है, भूमध्य रेखा। क्या होती है, भूमध्य रेखा। जो ध्रुव को दो भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव में बांट देती है, और नीचे होता जाता है दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो ये इस प्रकार से बांटती है। फिर क्या बोल रहा है, देखिए कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक इस रेखा को हम क्या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसे हम विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, दोनों ही। ये विषुवत ग्लोब दो बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, ये मैंने आपको अभी बता दिया। विषुवत के सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। तो जो विषुवत रेखा है उसकी सभी समांतर वृत्तों को, जो विषुवत रेखा है, ये मान लीजिए इसकी जो सभी वृत्त होंगे समांतर समांतर वृत्त, उसे हम क्या अक्षांश कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश होते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भी जितने अक्षांश होंगे उतने ही दक्षिणी गोलार्ध में होंगे, तो कितनी होती हैं, 90 होती हैं। विषुवत रेखा को 0 अक्षांश माना जाता है, क्योंकि वहाँ उसकी कोई समांतर नहीं होता, है ना, पैरेलल होना चाहिए। फिर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 90, और 90 कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा की पूर्व में 180 डिग्री तथा पश्चिम में 180 देशांतर तक गणना करते हैं। इस प्रकार देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 डिग्री हो जाती है। तो अब देशांतर रेखा की पूर्व में 180 डिग्री तथा पश्चिम में 180 देशांतर होती है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। फिर ये बोलता है कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती हैं। अब उन्होंने ये बता दिया, देखिए जब आप पश्चिम और पूर्व को मिलाते हैं, तो ये ग्लोब है, मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, ये पश्चिम भाग है, ये पूर्व भाग है, मिलाते हैं तो ये आपको जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है, तो ये भूमध्य रेखा हो गया। लेकिन जब ये भूमध्य रेखा दो भागों में बढ़ता है तो ऊपर उत्तरी ध्रुव हो जाता है और नीचे क्या हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव। लेकिन जब हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हैं तो वो देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देशांतर रेखा कहलाएगी। और अब क्या होता है कि
तो ये देशांतर रेखा, तो इसको क्या है, लंदन के ग्रीनिच वेधशाला से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा अथवा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। तो इसको इन नामों से भी जाना जाता है। जो देशांतर रेखा उसे हम ग्रीनिच वेधशाला से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा कह सकते हैं, या फिर प्रधान देशांतर रेखा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा ये भी कह सकते हैं। अब क्या होता है कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं के कटाव बिंदु से पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जो अक्षांश और देशांतर रेखा हैं उनके कटाव बिंदु से, तो अब देखिए जैसे ये हैं, अब अक्षांश, ये देखो ये अक्षांश और ये देशांतर जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कटाव बिंदु है, तो यहाँ पर कोई बिंदु निर्धारित किया गया कि जो यहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पर कोई सा भी क्षेत्र होगा, यहाँ पर भी होगा क्षेत्र, यहाँ पर भी होगा। तो इसीलिए इन एक दूसरे को क्या किया जाता है, काटा जाता है, ठीक है। ये देशांतर होती हैं और ये अक्षांश होती हैं, ठीक है। और बीच में से 2 भागों में बांटते हैं, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, जबकि ये आपकी क्या जा रही है, आप देशांतर रेखा, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी तो हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, अब मानचित्र देख लेते हैं कि मानचित्र क्या होता है। कि मानचित्र एक आरेखन होता है, मतलब चित्र में दर्शाने की एक विधि होती है ना, और जो किसी समतल सतह पर दर्शाया जाता है, मतलब कि प्लेन होना चाहिए। जैसे ये कागज़ है तो यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं। भिन्न स्थानों की वास्तविक दूरी को एक कम दूरी वाले अनुपात में दर्शाकर मानचित्र बनाए जाते हैं। तो क्या होता है कि जो विभिन्न स्थान होते हैं, जैसे अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो कोई रह रहा होगा दिल्ली में, कोई हरियाणा में, कोई चंडीगढ़ में, कोई, है ना। तो इस प्रकार से तो क्या विभिन्न स्थान होगा ये, उनकी वास्तविक दूरी को एक कम दूरी वाले अनुपात में, मान लीजिए इसकी दूरी 500 है, एक की 600 है, तो उनको हम देखेंगे इनमें कॉम्बिनेशन क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक मेन वैल्यू मान लेंगे जो कि छोटी और कॉमन है दोनों में, ठीक है। यह आनुपातिक मान ही मापक कहलाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर और 400 किलोमीटर, या 1 सेंटीमीटर और 500 मीटर, इस तरीके से हम मान लेते हैं। मानचित्र का दूसरा घटक है दिशा, तो इसमें दिशा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे अधिकांश मानचित्रों की दाहिनी और ऊपर तीर का निशान बना होता है, ठीक है, जिसकी ऊपर अंग्रेजी भाषा एन का अक्षर बना होता है। मानचित्र, यहाँ पर आप देखेंगे जो मानचित्र होता है, मानचित्र का तीसरा घटक रूट चिन्ह है, जिसके ऊपर प्रयोग से मानचित्र में सहायता मिलती है। उपयोगिता की दृष्टि से मानचित्र भौतिक, राजनीतिक, ऐरोमेटिक प्रकार के होते हैं। आसपास छोटे मानचित्रों का आरेखन दिशा और मापक के द्वारा ही बनाना संभव है। इनमें अक्षांश देशांतर रेखाओं का अंकन आवश्यक होता है, तो क्योंकि इसमें अक्षांश और देशांतर के थ्रू ही हम किसी की जगह की पता कर सकते हैं। रेखा मानचित्र वह मानचित्र है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होती हैं। तो रेखा मानचित्र क्या होगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिख देंगे कि रेखा मानचित्र वह मानचित्र होता है जो पैमाने पर आधारित नहीं होता, बल्कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात जो कि आपके लिए रहेगी। जैसे ये कुछ हैं यहाँ पर जो रेखा मानचित्र, जैसे रेलवे लाइन, तो इसको हम बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, तो ये हो जाएगी बड़ी लाइन, ये मीटर लाइन, ये रेलवे स्टेशन। सड़कें पक्की हो सकती हैं, कच्ची भी हो सकती हैं, तो पक्की सड़क ये हो जाएगी, कच्ची सड़क ये हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे सीमा, तो सीमा एक अंतर्राष्ट्रीय होती है, एक राज्य स्तरीय होती है और एक जिला स्तरीय होती है। यहाँ पर ग्रामीण को नहीं लिया गया क्योंकि ये लेवल छोटा होता है ग्रामीण, तो वो जिला के अंदर ही आ जाता है, इसलिए वो जिले में ही समेट लिया जाता है, ठीक है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए ज़्यादा गहरा है, फिर राज्य स्तरीय इस प्रकार से, जबकि जिला स्तरीय ये सीमा है। इसी प्रकार से नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, तो ये क्या चिन्ह दिए गए हैं इनको दर्शाने के लिए। अब देखिए आप जानते हैं कि मंदिर को इस तरीके से दर्शाया जाता है, गिरजाघर, मस्जिद और ये छतरी, है ना। तो इसी टाइप से हमें दर्शाते हैं इनको, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में पीओ लिखते हैं, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस में क्या लिखते हैं, पीटीओ, और पुलिस स्टेशन में पीएस। तो ये क्या दर्शाने का एक तरीका होता है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको आपको आंसर में लिख लेना है, अपनी बुक में नोटबुक कर लेना है। जैसे कि नीचे देखिए तालिका में जानकारी भरना है। यहाँ रेखाओं का नाम है, जैसे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा आपकी बुक में दी हुई है। हमें बताना है कि ये पूर्णव्रत है या अर्धव्रत। तो अक्षांश रेखा एक पूर्णव्रत होती है, जबकि देशांतर रेखा क्या होती है, अर्धव्रत होती है, ठीक है। इसमें संख्या आप देख पा रहे होंगे और इसमें 360 होती है। आड़ी या खड़ी रेखा बताना, तो ये आड़ी होती है और ये खड़ी होती है। अक्षांश क्या इस प्रकार जाती है और देशांतर इस प्रकार जाती है, तो ये आड़ी है और ये खड़ी है ना। तो ये आपको अब ये पूछ रहा है आपसे कि लंबाई बराबर या क्रमशः छोटे बड़े हैं, तो 111 किलोमीटर है और ये 111.32 किलोमीटर। तो सभी ध्रुवों पर मिलती है, हाँ ये मिलती है, जबकि ये नहीं मिलती, ठीक है। चलिए अब आपको इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छी ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या देखिए चित्र देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको
इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको पूछेगा कि बसंतपुर किस दिशा में है, तो आप बोलेंगे उत्तर दिशा में है ना। तो देखिए सबसे ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, फिर नीचे जाएंगे तो दक्षिण, इधर जाएंगे तो पूरब और इधर जाएंगे तो पश्चिम। ये आपको यहाँ पर दिया भी गया है। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखिए आपसे पूछा जाएगा कि जो नदी किस दिशा में बह रही है, तो देखिए नदी ये जा रही है, आप देख रहे हैं ये जा रही है, तो क्या ये उत्तर से आ रही है और क्या जा रही है, नीचे जा रही है, यानी कि दक्षिण में जा रही है। तो नदी कहाँ पर, दक्षिण दिशा में बह रही है। दूसरा देखते हैं, डुमरी गांव के पास किस प्रकार की सड़क गुजरती है, तो डुमरी गांव के पास पक्की सड़क गुजरती है। तो आप यहाँ पर डुमरी गाँव देखेंगे, तो ये आपका डुमरी गाँव है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताना है कि किस प्रकार की सड़क होती है। तो देखिए ये सड़क जा रही है जो कि एक पक्की सड़क है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, पक्की सड़क। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा हुआ, अब देखते हैं किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। तो बड़ी रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है ना। इसके बाद देखते हैं रेलवे पुलिस की किस ओर पुलिस स्टेशन स्थित है। तो रेलवे पुलिस के दक्षिण की ओर पुलिस स्टेशन स्थित है। तो ये मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं, इनको आप लिख लेना, ठीक है। चलिए पाँचवा देखते हैं, निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन की किस दिशा में स्थित है। यहाँ पर स्थान दिया गया है और दिशा दी गई। गिरजाघर आप ऊपर देखेंगे तो ये दक्षिण दिशा में देखने को मिलेगा। पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, तो ये भी दक्षिण दिशा में है। मस्जिद उत्तर दिशा में, विद्यालय दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया भी गया है गिरजाघर किस दिशा में है, ठीक है। तो किस दिशा में, दक्षिण दिशा में है। तो देखिए ये आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका गिरजाघर है ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो कि प्रदर्शित किया जाता है। अभी मैंने ऊपर बताया था किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये सभी लोग जानते होंगे। देखिए ये आपका जो क्या है, ये मंदिर भी यहाँ पर है, तो ये भी दक्षिण दिशा में है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है, ठीक है। यहीं पर आपका ये जो गिरजाघर है ये देख पाएंगे, ये आपका दक्षिण दिशा में, यानी कि ये गिरजा ये दक्षिण दिशा में है। अब आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बीच हुए ग्लोब का मॉडल बनाइए, ठीक है। आवश्यक सामग्री आपको देखने को मिलेगी, एक गेंद जो कि 6 से 10 इंच व्यास वाली हो। व्यास का मतलब जानती हैं कि जैसे अगर ये है, ये एक सर्किल है, तो ये इसकी बीच की दूरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। यानी कि ये मान सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा होती है वही इसकी व्यास होती है, ठीक है। तो ये क्या इसका व्यास हो जाएगा, यानी कि हमें 6 से 10 इंच वाली एक स्वेटर बुनाई, गोले का गोला, बोनी बॉक्स, एक प्लास्टिक का गिलास और मिट्टी की ज़रूरत होगी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि गेंद के बीच में सलाई को आर पार निकाल दें, गेंद के ऊपर की सलाई 4 इंच भाग। अब इसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, ये आपको चित्र बनाना होगा, मानचित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। यहाँ पर आपको गिरजाघर बता देना है, ठीक है, ये मंदिर बता देना है, ठीक है, ये आपका मार्ग छिंदवाड़ी मार्ग बता देना, ये पोस्ट ऑफिस यहाँ पर हो जाएगा, ये तालाब है, ये सिवनी मार्ग है, ये कुआं हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। तो ये आपका इस प्रकार से बना लेना है। मापक दिशा और रूट चिन्ह के आधार पर अपनी ग्राम व शहर का मानचित्र बनाएं। अब आप अपने गांव को बनाना चाहते हैं तो आप अपने गांव का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ से स्टार्ट होती है सड़क, वहाँ से ख़त्म होती है, उस गांव का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर जो सड़क पर आपके जो आपको इम्पोर्टेंट जो जगह मिलती हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, जो भी कुछ मिलता है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तालाब बना दीजिए अपने गाँव का होगा, नदी बह रही है तो वो बना दीजिए। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और पूछा जाएगा, ग्लोब क्या है। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में प्रतिरूप होता है। ग्लोब को आसानी से घुमाया जा सकता है, जो मैंने ऊपर पढ़कर बताया था वही है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही स्वरूप के रूप में दिखाया जा सकता है। ओके बच्चों, इस प्रकार से जो आज हमने आपको ग्लोब और मानचित्र के बारे में पढ़ाया है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। इससे पहले अगर आपने टॉपिक नहीं देखा है जो हमने बताया था तो देख लीजिए, क्योंकि अगर हम बिल्कुल आपको डिटेल में समझाते हैं इससे आपको क्या सीधे याद ही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।